जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मद्देनज़र जो मल्टीप्लस चॉइस क्वेश्चन है वो अपन लेके आए हैं। इसमें 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसके बारे में अपन लेके चलते हैं और उसमें महत्वपूर्ण बातों को और जितने भी प्रश्न जो विगत जो परीक्षाएँ हुई है उनको समेटने का प्रयास किया गया है। और मतलब बहुत सारे प्रश्नों को उसके अंतर्गत प्रकृति किस प्रकार की रहती है, 2-3 मुख्य प्रकृति मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई एक तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और फिर कौन से अपवाह तंत्र का उदाहरण है और कौन सी किसकी सहायक नदी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में अगर कोई फैक्ट है तो वो उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो इसी श्रृंखला में अपन बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखो, बाणगंगा खमनौर की पहाड़ियाँ सबसे पहला ही सुमेलित नहीं है। बाणगंगा है वो बेराट से निकलती है, बेराट है जयपुर में, वहाँ से निकलती है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी साबी नदी है वो शेवर की पहाड़ियाँ से निकलती है जयपुर से। सोम है वो उदयपुर में बिछमेड़ा से निकलती है, उदयपुर में बिछमेड़ा से निकलती है। और कांतली है वो खंडेला सीकर से निकलती है और उसका अपवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। बाकी बाणगंगा, साबी और कांतली अगर बात करें तो ये क्या है कि आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती है। बाकी ये साबी नदी है जो शेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो सोम नदी है ये क्या है कि माई की सहायक नदी है और ये हो जाती है अपने, मतलब 2 प्रकार का अपवाह तंत्र है, 3 प्रकार का है। एक तो आंतरिक, एक मतलब अरब सागर वाला और एक पश्चिमी बंगाल वाला। तो सोम बिछमेड़ा है वो अरब सागर के अपवाह तंत्र का एक भाग है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भिखाबाई सागवाड़ा नहर किस नदी पर है? तो भिखाबाई सागवाड़ा नहर है वो डूंगरपुर जिले में है और माई नदी पर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो अपन जब राजस्थान का जो पढ़ के आए थे भौतिक विभाजन, उसके अंतर्गत अपन पढ़ा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया। इसकी अगर अपन विस्तार से बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो इसके अंतर्गत हो जाता है चंबल बेसिन, एक माई बेसिन और एक हो जाता है बाणगंगा बेसिन। तो मतलब 3 प्रकार के अंतर्गत उसको अपन शामिल कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा बाणगंगा और बनास बेसिन, एक तो ये भाग हो जाएगा बाणगंगा और बनास बेसिन, और एक भाग हो जाएगा चंबल बेसिन और एक भाग हो जाएगा माई बेसिन। तो 56 का मैदान है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों का समूह वाला भाग है और वहाँ पर माई नदी प्रवाहित होती है। ये माई नदी के अंतर्गत शामिल होता है। 56 नदी नाले भी है और 56 गाँव भी है। तो 56 का मैदान किस नदी बेसिन के अंतर्गत स्थित है? माई नदी बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित है और माई नदी अरब सागर या अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करो। अब इसमें जोड़ना है कि साबी नदी कहाँ से निकलती है? तो साबी नदी शेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से, आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। बेड़च नदी है वो कहाँ से निकलती है? बेड़च है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च है वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। और ये क्या है कि बेड़च नदी किसकी सहायक है? ये बनास की सहायक है। और कोठारी नदी है वो कहाँ से निकलती है? दिवेर राजसमंद से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है। और कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ये आ जाएगा आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत सीकर में। और साबी हो जाएगी शेवर, और मतलब ये भी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आ जाएगी। बेड़िच हो जाएगी वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हो जाएगी। और कोठारी है वो भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगी। और कांतली है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लूणी नदी के उद्गम से अंत तक सहायक नदी कौन सी है? तो लूणी नदी के अंतर्गत अगर सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले अपने पास कौन सी हो जाएगी? उद्गम से अंत तक 1 नंबर इसमें लेना है। 1 नंबर पे अपने पास हो जाएगी गुइया, सबसे पहले हो जाएगी गुइया। सबसे पहले 1 नंबर पे गुइया हो जाएगी और फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगी अपने पास बांडी, उद्गम से लेकर अंत तक। और तीसरे नंबर पर हो जाएगी अपने पास सूकड़ी, तीसरे नंबर पर अपने पास हो जाएगी सूकड़ी। और चौथे नंबर पर अपने पास क्या हो जाएगी? जवाई हो जाएगी। तो ये उद्गम से अंत तक इसकी सहायक नदियाँ हैं लूणी की। अगला प्रश्न है, और लूणी नदी है वो अरब सागर अपवाह तंत्र का उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र में कौन शामिल नहीं होता है? चंबल है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। ये प्रश्न है छठा कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है, शामिल है ये हो जाएगा। नहीं सॉरी, सही है ये।
बंगाल की खाड़ी अप्पा तंत्र में शामिल नहीं, यही होगा, हाँ सही है। तो चंबल नदी है, ये मतलब बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है अपना जल, ये भी शामिल है। बाणगंगा भी किसके अंतर्गत लेके जाती है, ये भी क्या है कि अपना नद जो है मतलब जल क्या है कि यमुना के माध्यम से लेके जाती है और मतलब पहुंच जाती है। और ये क्या है, बनास चंबल की सहायक है। तो ये सब क्या है कि बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का उदाहरण है। लूणी नदी क्या है कि अरब सागर के अपवा तंत्र का उदाहरण है। तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में शामिल नहीं है, कौन सा हो जाएगा, लूणी शामिल नहीं है, क्योंकि लूणी अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, माही की सहायक नदी नहीं है। माही की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सोम भी माही की नदी है, सहायक नदी है। और अनास भी किसकी है, माही की सहायक नदी है। और चाप भी माही की सहायक नदी है। जोजड़ी किसकी है, जोजड़ी ये लूणी नदी की सहायक नदी है। तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है, माही की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो माही नदी का जो किनारा है वो कांठल कहलाता है, प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। तो माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ का जो भाग है वही कांठल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में प्रवाहित नहीं होती है? पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? मोरेल नदी है, वो भी क्या है, पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत है। मोरेल है, ये बनास की सहायक है। बाणगंगा है, ये क्या है कि वैसे तो आंतरिक अपवा का उदाहरण है, और जब क्या है कि जयपुर में अधिक जब बरसात होती है तो इसका पानी क्या है कि यमुना के अंतर्गत पहुंच जाता है। ढूंढ नदी भी क्या है कि इसकी ये है, ये अपने मतलब ये भी अपने जो नदी है बनास, उसकी सहायक नदियों में इसकी गिनती होती है। काकनी, काकने और मसूर नदी है, ये जैसलमेर के अंतर्गत है, शामिल होती है। तो कौन सी नदी पूर्वी मैदानी भाग में प्रवाहित नहीं होती है? तो काकनी है, वो जैसलमेर के अंतर्गत प्रवाहित होती है। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की नदी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसमें भी वो शुष्क वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? माही नदी है वो क्या है कि 3 जिलों में बहती है, वैसे तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है माही नदी। चंबल नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? तो फिर चंबल नदी किस जिलों में बहती है? कोटा और सवाईमाधोपुर की सीमा बनाती है। चंबल नदी किसकी सीमा बनाती है? कोटा और सवाईमाधोपुर की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी नदी अरब सागर तंत्र का भाग है? कौन सी नदी है उसका जल क्या है भी किसी भी तरीके से अरब सागर में पहुंचता है? तो पश्चिमी बनास क्या है कि अरब सागरीय तंत्र का उदाहरण है। काली सिंध है, वो तो चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की सहायक है, और बनास चंबल की सहायक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो बेड़च नदी है, वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। और बेड़च नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और गंभीर नदी है वो कहाँ से निकलती है? जावद की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है, गंभीर जावद की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा है वो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। और माही नदी है वो खमनौर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से बनास निकलती है। माही नदी तो मेद झील, इंदौर, मध्य प्रदेश से निकलती है, और विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित किस जिले में है? द्रव्यवती क्या है कि ढूंढ का एक दूसरा नाम है, और इसको क्या है कि और इस नदी को जयपुर के अंतर्गत कहते हैं, अमीन शाह का नाला भी कहते हैं। तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत है। द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित है, वो जयपुर जिले के अंतर्गत है, शामिल होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इस नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है, इसको क्या है कि दोबारा बहाने की कोशिश की जा रही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुमेलित नहीं है वो छांटना है। खमनौर की पहाड़ियों से बनास निकलती है, सही सुमेलित है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है, सही सुमेलित है। खंडेला पहाड़ी से कांतरे निकलती है, ये भी सही है। और कुंभलगढ़ पहाड़ी से काकनी तो जैसलमेर के अंतर्गत शामिल होती है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है वो अजमेर के अंतर्गत प्रवाहित नहीं होती है? अजमेर जिले के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं बहती है, वो अपने को छांटनी है। खारी भी बहती है अजमेर जिले में, डाई भी बहती है, बनास भी बहती है, मासी नहीं बहती है। तो कौन सी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है? मासी नहीं होती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है, जो 512 किलोमीटर में बहती है। इसकी लंबाई राजस्थान के अंतर्गत
512 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर नहीं, किलोमीटर है, किलोमीटर है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, वो छांटना है। मेंथा भी सांबर के अंतर्गत गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, खारी भी गिरती है, बांडी का नाला भी गिरता है, खंडेला भी गिरती है, देवयानी नाला भी गिरता है, नलियासर नाला भी गिरता है और तूरमती नदी भी गिरती है। ये सब के सब नदियाँ सांबर झील के अंतर्गत गिरती है। और सांबर झील है वो बालसन का सुंदर उदाहरण है। सांबर झील है वो 3 जो ज़िले हैं, अजमेर, नागौर और जयपुर जिलों की सीमा पर है। आधिकारिक रूप से ये जयपुर में मानी जाती है। ये नदियों का अपने को नाम ये जो अगर इसके अंतर्गत अपन करें वो बेसिन की बात, तो ये क्या है कि शेखावटी बेसिन के अंतर्गत शामिल होती है। सांबर नदी की जितनी भी नदियाँ हैं वो शेखावटी बेसिन के अंतर्गत शामिल होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश कहलाता है, सही सुमेलित है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि है, ये भी सही सुमेलित है। माई नदी के अंतर्गत 56 का मैदान पड़ता है, ये भी सही सुमेलित है। बागड़ प्रदेश है वो माई नदी के अंतर्गत आता है। बांगड़ प्रदेश है वो क्या है कि बनास बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। माई वाला भाग भी आता है और शेखावटी वाला भाग भी बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि बांगड़ प्रदेश किसको कहते हैं, जिसमें पुरानी जलोढ़ होती है। बनास वाला भाग उसके अंतर्गत शामिल नहीं आता है, तो ये असुमेलित है। कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि ऐसी नदी जो किसी भी तरीके से अपना जल गंगा में नहीं लेके जाती है, वो उसका भाग कौन सा नहीं है। उसकी अगर बात करते हैं तो मोरेन और याजम नदी है। ये क्या है कि ये जल किसी भी तरीके से अपना जल किसके अंतर्गत लेके जाती है, ये जल अपना लेके जाती है अरब सागर के अंतर्गत। मेज का, मेनाल का, काली सिंधी का, पार्वती का, मानसी का और जो है परवण का, इन सब का जल किसी भी तरीके से बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। पहले ये जल यमुना में पहुंचता है और यमुना से फिर गंगा में पहुंचता है और गंगा से फिर बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अपवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है। सबसे पहले उत्तर में कौन सी नदी आती है, तो वो अगर अपन बात करते हैं तो उत्तर में सबसे पहले आती है साबी। सबसे पहले साबी आती है, साबी के बाद में बाणगंगा आती है, बाणगंगा के बाद में बेड़च आती है और फिर सोम आती है। उत्तर से जो है वो दक्षिण तक अपने को बताना है कि सबसे पहले ऊपर कौन सी नदी है, साबी है, फिर उसके नीचे बाणगंगा, फिर लास्ट में बेड़च और लास्ट में सोम है उधर दक्षिण में जाकर के। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो खमनौर की पहाड़ियों से बनास निकलती है, सही सुमेलित है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है, सही सुमेलित है। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है, सही सुमेलित है। तारागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उससे लूणी मानी जाती है। काकणी तो जैसलमेर से निकलती है, तो ये अपने पास है असुमेलित हो जाएगा। काकणी जैसलमेर जिले के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। नागपाड़ से लूणी निकलती है, सही सुमेलित है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च निकलती है, सही सुमेलित है। बिछमेड़ा की पहाड़ियों से सोम निकलती है, सही सुमेलित है। माई है वो मेद झील से निकलती है। जानापावा की पहाड़ियों से तो चंबल नदी निकलती है, तो ये असुमेलित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जाखम, माही और इरू नदी बहती है। जाखम, माही और जो इरू नदी है वो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत बहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो छांटना है। साबी और रूपारेल नदी किस जिले के अंतर्गत शामिल होती है, अलवर जिले के अंतर्गत बहती है, सही सुमेलित है। बनास और बेड़च है वो उदयपुर में है, ये भी सही सुमेलित है। और करौली में जगर और गंभीर नदी भी बहती है, ये भी सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल नदी सम्मिलित नहीं है। डूंगरपुर के अंतर्गत माई नदी आती है और माई और उसकी माई की सहायक नदियाँ इसके अंतर्गत शामिल होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिनी जाती है, यानी जैसलमेर का जो आंतरिक जो है अपवा उसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है। बीत की भी शामिल होती है, सूकड़ी शामिल होती है और घूगरी भी शामिल होती है, क्योंकि सूकड़ी 2 है। ये लीलड़ी नदी है, ये तो लूणी नदी के पहुँच अंतर्गत आती है, तो लीलड़ी शामिल नहीं होती है। कौन सी नदी है वो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत नहीं बहती है, ये अपने को छांटना है भी कौन सी नदी है वो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत नहीं बहती है।
तो छेना भी बांसवाड़ा में बहती है, माई भी बहती है, अनास भी बहती है। सोम नदी है ये उदयपुर में बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में। सोम नदी इसके बांसवाड़ा में नहीं बहती है। सही नहीं है वो छांटना है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाए गए, सही सुमेलित है। हरीके बैराज है वो रावी व्यास पर बनाए गए, सही सुमेलित है। बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया, ये भी सही सुमेलित है। पांचना बांध है वो मोरेल पे नहीं बनाया गया, पांचना बांध तो गंभीर नदी पर बनाया गया है और करौली जिले में है। कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की जो सहायक नहीं है वो छांटनी है कि मासी भी है, कोठारे भी है, मोरेल भी है। पार्वती नदी है वो चंबल की सहायक है, बनास की सहायक है नहीं है। बाकी मासी, कोठारी और मोरेल बनास की सहायक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है और भैंसा रोडगढ़ के पास है। 18 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सहायक नदियों से मिलान करना है। बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास की अगर बात करें तो बेड़च है, मेनाल है। 3 नंबर वाला बनास की बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, कालीसील, मासी, ढूंढ और मोरेल किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। अगला प्रश्न है, लूणी की सहायक कौन कौन सी है? सूकड़ी, बांडी, मीठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सरस्वती, गुइया, सागी और जोजड़ी लूणी की सहायक है। माई नदी की सहायक कौन कौन सी है? सोम है, जाखम है, ईरू है, हरण है, अनास है और चाप है। चंबल की सहायक नदी में कौन कौन सी हो जाएगी? पार्वती है, काली सिंध है, कुराल है, आऊ है, परवण है, मेज है, चाकण है और मानसी है। तो ये अपने को याद रखना है। इसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन पहले शामिल हुए थे उन जितने भी सहायक नदियों से पूछे गए वो मैंने सबको यहाँ पर इकट्ठे करके क्या है कि सम्मिलित कर लिया एक साथ। तो इन सब नदियों को एक साथ 100% अपने याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इनसे किसी भी प्रकार से इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 15 नदी बेसिनों की कुल स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है? तो 15 नदी जल बेसिन है, उसके अंतर्गत कुल जल कितनी है? वो 15.86 मिलियन एकड़ फुट माना जाता है। आंसर हो जाएगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित है? नहीं है। जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत है, नहीं लेके जाती है। अनास भी लेके जाती है, इसके अंतर्गत अपने पास हो जाएगा। अनास है वो माई की सहायक है। तो ये अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? अरब सागर के अंतर्गत लेके जाती है। बाकी शीप, पार्वती और परवन है, ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? अनास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है? नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत क्या नहीं आता है? बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन सम्मिलित होता है, सही है। चंबल बेसिन भी सही सम्मिलित होता है, ये भी सही है। मध्यमाई बेसिन भी सम्मिलित होता है, ये भी सही है। लूणी बेसिन है वो गोडवाड़ा प्रदेश कहलाता है और ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत है, अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है, ये उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, रुंडित सरिता किसे कहते हैं? तो बाणगंगा को रुंडित सरिता कहा गया है और इसे यह दर्जा 2012 में दिया गया। यानी कि जो नदी अपना जल मुख्य नदी के अंतर्गत अपना जल नहीं पहुँचाती है और बीच में गायब हो जाती है, वो रुंडित सरिता कहलाती है और यह दर्जा इसको 2012 में दिया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है? यानी आरोही क्रम बताना है भू क्षेत्र की दृष्टि से। भाई आरोही क्रम के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगी कांतली, उसके बाद में चंबल, उसके बाद में लूणी और फिर बनास। बनास का जलग्रहण क्षेत्र वो सबसे अधिक है, उससे कम फिर लूणी का है, उससे कम चंबल का है और उससे कम कांतली का है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम होता है। रंगाई छपाई उद्योग से प्रदूषित नदी नहीं है। रंगाई और छपाई से प्रदूषित नदी कौन सी है वो छांटना है। रंगाई छपाई उद्योग से प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी जवाई नदी है, जो पाली के अंतर्गत बहती है और इसमें रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये प्रदूषित है, ये लूणी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, और अरब सागर नदी तंत्र का उदाहरण है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन कौन सी है? नाड़ी भी है, बावड़ी भी है, टांका भी है, खड़ीन भी है, टोबा भी है, झालरा भी है, कुई या बेरी भी है, नेहा भी है, पालर पानी भी है और मदार भी है। तो परंपरागत जल संरक्षण के ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है कि वो न्यूनतम है, सबसे, ये जो नदी है उसके अंतर्गत सबसे कम जो अपवाह क्षेत्र है वो किसका हो जाएगा, वाक्कल का हो जाएगा। लूणी का, माई का और साबरमती का अधिक है और वाक्कल का सबसे कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये क्या है कि संगम है, त्रिवेणी संगम। बनास, बेड़च और मेनाल का कहाँ पर होता है, बिगोद भीलवाड़ा में होता है। और सोम माई और जाखम का होता है बनेश्वर डूंगरपुर में। और बनास, चंबल और सीप का रामेश्वरम घाट में होता है और ये सवाई माधोपुर में। और बनास, डाई और खारी इसका होता है राजमहल टोंक में। तो ये त्रिवेणी संगम हो गए। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि आहू परवण नदियाँ किसकी सहायक नदी है, आहू और जो परवण नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये काली सिंध की सहायक नदी है। आहू और परवण काली सिंध की सहायक नदी है। और जो काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। इस प्रकार से वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी वो प्राचीन काल में उसको क्या कहा जाता था, सरस्वती कहा जाता था। और पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो है, जो शुष्क मरुस्थल है उसके अंतर्गत ये शुष्क है, वो सरस्वती का अपवाह क्षेत्र ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में। बनास बेसिन है उसका जो मुख्य क्षेत्र है वो किस जिले के अंतर्गत पूर्णतः शामिल है, तो ये टोंक जिले में पूर्णतः शामिल है। बनास बेसिन का सारा क्षेत्र मुख्य रूप से आता है। करौली तो चंबल के अंतर्गत आ जाएगा, सवाई माधोपुर भी चंबल में आ जाएगा। राजसमंद से तो ये बस बहती है बनास नदी, बाकी इसका मुख्य अपवाह क्षेत्र है वो टोंक जिले के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है, कौन सी नदी है जिसका जल अरब सागर के अंतर्गत गिरता है, तो चंबल का तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बनास का जल है वो चंबल में गिरता है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। माई नदी का जल है वो अरब सागर के अंतर्गत पहुंचता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। काली सिंध का जल है वो चंबल के अंतर्गत गिरता है, तो ये भी क्या है कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था भी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं और कौन सी सहायक नदी है। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट अपन ने इसी में शामिल कर लिए। ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयड़ नदी का नाम कब बेड़च हो जाता है। आयड़ नदी पहले तो क्या है कि वो कहलाती है, नदी है वो आयड़ कहलाती है, वो आकर के गिरती है उदय सागर झील में, और उदय सागर झील में गिरने के बाद में ये बेड़च नदी कहलाती है और ये बनास की सहायक नदी है। आयड़ और बेड़च बनास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बनास नदी हो जाएगी। सर्वाधिक ज़्यादा जल की आपूर्ति कौन करती है, बनास नहीं, इसके अंदर सॉरी, अगर इसके अंतर्गत बात करें तो बनास तो राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत जल सबसे ज़्यादा चंबल लेके आती है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। कौन सी नदी है जो राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, चंबल। चंबल क्या है कि सबसे अधिक जल लेके आती है राजस्थान में। राजस्थान में अगर जल की बात करें तो सबसे अधिक है चंबल लेके आती है, क्योंकि ये 12मासी नदी है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से अंतः प्रवाही नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां वो अंतः प्रवाही है वो छांटना है। तो घग्गर भी अंतः प्रवाही है, कांतली भी अंतः प्रवाही है, मेंथा भी अंतः प्रवाही है, बाणगंगा भी अंतः प्रवाही है, रूपनगढ़ भी अंतः प्रवाही है, तूरमती भी अंतः प्रवाही है, खंडेला भी अंतः प्रवाही है, काकनी भी अंतः प्रवाही है और रूपारेल भी अंतः प्रवाही है। तो उपयुक्त सभी नदियाँ क्या है कि अंतः प्रवाही नदियों के अंतर्गत शामिल हो जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सहायक नदियों को सुमेलित करना है। तो माही की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हो जाएगी, माही की जाखम हो जाएगी, चाप हो जाएगी, सोम हो जाएगी और कमला हो जाएगी। काली सिंध के अंतर्गत हो जाएगी परवण और आऊ, काली सिंध की सहायक नदी के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। लूणी की सहायक नदी हो जाएगी सूकड़ी, खारी, जवाई और सागी, लूणी की सहायक नदी हो जाएगी। उसके बाद में बनास की हो जाएगी मेज, सागी, मोरेल और मानसी, बनास की सहायक हो जाएगी। सहायक नदियों से तो प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सोम की सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, सारनी हो जाएगी। सोम की सहायक नदी हो जाएगी सारनी। और चंबल की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, पार्वती, मेज, परवण और बेड़च, चंबल की सहायक नदी हो जाएगी।
और गंभीर की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, अट्टा, भैंसावर, भद्रावती, माची और गंभीर। इस पर 5 नाम बांध बनाया गया करौली में, इन 5 नदियों के संगम पर। और साबरमती की सहायक कौन कौन सी हो जाएगी, वाक्कल, वेतरक, मेशवा और हतमती साबरमती की सहायक हो जाएगी।